वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। और आज का यह वीडियो है छत्तीसगढ़ जीएस का 9th वीडियो। इससे पहले हमने 8 वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इवन छत्तीसगढ़ के प्राचीन जो राजवंश हैं उन सबको ख़त्म किया है, अच्छे से पढ़ाया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे यहाँ पर डालेंगे और वो वीडियो फ्री में आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मुख्य रूप से हम 4 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश के बारे में, उसके बाद फड़ी नागवंश के बारे में, फिर छिद्दक नागवंश के बारे में, देन काकतीय वंश के बारे में। तो आज जिस वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है कलचुरी राजवंश, जो कि है रतनपुर क्षेत्र का कलचुरी राजवंश, क्योंकि इनका शासन क्षेत्र क्या था, रतनपुर था। एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में जितने भी राजवंश हुए हैं उनका शासन क्षेत्र क्या था। जैसे हम कलचुरी राजवंश की बात करें तो उसका शासन क्षेत्र रतनपुर था। और मैप में हम समझें तो आज का जो ये बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा वाला, रायगढ़ वाला एरिया, ये सब क्या उस टाइम में रतनपुर कहलाते थे। और इसी हिस्से में शासन करते थे, इसी क्षेत्र में कलचुरी राजवंश। तो लगभग ये बात है 10वीं शताब्दी के आसपास, जब कलचुरी राजवंश की स्थापना इस क्षेत्र में होता है। यहाँ से कलचुरी राजवंश आगे बढ़ते हैं 10वीं शताब्दी के आसपास में। तो इस टाइम में छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी राजवंश ये वाला जो हिस्सा था छत्तीसगढ़ का, वहाँ शासन करता था और इनकी राजधानी रतनपुर हुआ करती थी। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली कलचुरी राजवंश को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही फड़ी नागवंश की बात करें तो ये जो कवर्धा वाला एरिया है, आज का डेट में अगर बात करें तो राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, मैकल श्रेणी वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे शासन हुआ करता था फड़ी नागवंश का। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देख लेते हैं छिद्दक नागवंश के बारे में। तो छिद्दक नागवंश नागवंश का जो शासन था वो चक्रकूट वाला क्षेत्र में था। चक्रकूट वाला क्षेत्र उस टाइम में हुआ करता था दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, और ये जो बीजापुर वाला हिस्सा था वो हुआ करता था छिद्दक नागवंश का शासन क्षेत्र। इसके बाद जो बच जाता है काकतीय वंश। काकतीय वंश का शासन क्षेत्र था बस्तर। तो इस तरह से सुकमा, कोंडागांव, बस्तर, ये वाला जो एरिया था यहाँ तक गरियाबंद तक का, यहाँ शासन करते थे काकतीय वंश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सभी राजवंशों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कलचुरी राजवंश के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसके बिना छत्तीसगढ़ को एग्जाम हो नहीं सकता है। इस राजवंश से क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कलचुरी राजवंश के बारे में। छत्तीसगढ़ में यदि कलचुरी राजवंश की बात करें तो कलचुरी राजवंश की स्थापना हुई थी लगभग 1000 ईस्वी में। और इस राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो कलिंग राज थे। और इनका जो शासन क्षेत्र था वो था रतनपुर था। आप याद रखें कि कलचुरी राजवंश, संपूर्ण राजवंश की यदि बात करें तो वो शासन किए थे छत्तीसगढ़ में 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक, जो कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है। तो कौन सा है वो राजवंश, कलचुरी है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किया है तो वो कौन है, कलचुरी। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक। तो हमने समझा कलचुरी राजवंश का शासन था। बट कलचुरी छत्तीसगढ़ में आए कैसे, क्योंकि कलचुरी मूलतः छत्तीसगढ़ के नहीं थे, ये कहाँ गए आए थे, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से। तो इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कैसे ये छत्तीसगढ़ में आए, उसको पहले हम उस बात को हम समझ लेते हैं ताकि आगे हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यदि कलचुरी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखें तो कलचुरी राजवंश का वास्तविक शासन क्षेत्र क्या था, त्रिपुरी था। और ये त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये इनका मुख्य शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश का त्रिपुरी था। बट वहाँ से छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ के उस टाइम के स्थानीय राजाओं को हराते हैं और वो क्षेत्र को जीत के वहाँ पे शासन करने लगते हैं। तो समझते हैं कैसे और किस राजा को हरा के कलचुरी ने छत्तीसगढ़ में शासन स्थापित किया।
तो कलचुरी राजवंश का एक शासक था शंकरगढ़ द्वितीय। तो शंकरगढ़ द्वितीय ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में बाणवंशी राजा विक्रमादित्य को पराजित कर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था। जब हमने बाणवंश के बारे में पढ़ा था छत्तीसगढ़ में प्राचीन राजवंश है बाणवंश, यदि आपने वीडियो देखा तो आपको अच्छे से पता होगा। तो उस टाइम हमने बताया था कि क्या हुआ था कि शंकरगढ़ द्वितीय आक्रमण कर देता है विक्रमादित्य के ऊपर, जो कि था बाणवंश का शासक। पाली क्षेत्र में इसका शासन क्षेत्र था। और उस युद्ध में क्या होता है कि विक्रमादित्य पराजित हो जाता है और शंकरगढ़ युद्ध जीत लेता है और उस क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। परंतु शंकरगढ़ क्या करता है, वहाँ प्रॉपर रह के शासन नहीं करता है, फिर से त्रिपुरी चला जाता है। विक्रमादित्य को हराता है और वो कहाँ चला जाता है, शंकरगढ़ द्वितीय अपना फिर से त्रिपुरी चला जाता है जहाँ से वो आया था। और वो ये समझता है कि मैंने तो उस क्षेत्र को जीत लिया है, अब वो क्षेत्र मेरा हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो यहाँ के लोकल राजवंश था सोमवंश था ना छत्तीसगढ़ में, सोमवंश से शंकरगढ़ के जाने के बाद फिर से पाली क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। क्या होता है कि जिसे सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। तो जो शंकरगढ़ द्वितीय बाणवंश के राजा विक्रमादित्य को हरा के पाली क्षेत्र को अपना अधिकार में किया था, तो शंकरगढ़ के जाते ही सोमवंशी शासक वहाँ पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब क्या होता है कि अब उन लोग को पता चलता है त्रिपुरी के कलचुरियों को। तब त्रिपुरी के कलचुरी के एक शासक थे लक्ष्मण राज, है ना। लक्ष्मण राज क्या करते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं और उसके पुत्र का नाम था कलिंग राज। तो कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरी वंश की वास्तविक सत्ता स्थापित की गई। इस तरह छत्तीसगढ़ में कलिंग राज के द्वारा कलचुरी वंश की नींव रखी गई। अब क्या होता है, जैसे ही पता चलता है त्रिपुरी के कलचुरियों को, तो हमने जिस क्षेत्र को जीता था उसमें सोमवंश ने कब्जा कर लिया है। तो फिर से वो लोग सेना भेजते हैं और सेना का नेतृत्व करते हैं कलिंग राज। और कलिंग राज आते हैं और सोमवंश के शासकों को हराते हैं और फिर से अपने जो क्षेत्र था जिसको, है ना, कलचुरी वंश ने जीता था, वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ में कलिंग राज के द्वारा कलचुरी वंश की नींव रखी जाती है। अब क्या करता है कि कलिंग राज फिर से त्रिपुरी नहीं जाता है, बल्कि यहीं छत्तीसगढ़ में रह के उस रतनपुर वाला एरिया में रह के शासन स्थापित करता है। तो अब हम समझते हैं जितने भी शासक हुए हैं कलचुरी राजवंश के, उन सब के बारे में और उनके कार्य के बारे में। तो कलचुरी राजवंश में, जो कि रतनपुर के कलचुरी राजवंश थे, उनमें टोटल 18 शासक के बारे में जानकारी है। और भी शासक हुए थे बीच में, शासक जो हुए थे उनके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुख्यतः महत्वपूर्ण जो राजा है वो है 18, जिनके बारे में जानकारी है। अब ये जो लिस्ट है 1 से लेकर 18 तक, आप इसको देख के डरिए मत, काफ़ी ईजी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम ईजी है, ईजिली याद हो जाएगा चीज़ें। तो इस तरह से कलिंग राज पहले शासक हुए थे। उसके बाद कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, इस तरह से क्रमशः 18 शासक हुए और लास्ट अंतिम शासक हुए थे रघुनाथ सिंह। अब सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यहाँ पे क्या हो जाता है कलचुरी राजवंश में, कि आपको इन सब का नाम क्रोनोलॉजिकली याद करना पड़ता है। और ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, डेट भी याद करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम पूछ लिया जाता है राजाओं का, सही क्रम में कौन से राजा है, सही क्रम में लगाइए टाइप का, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो क्रम भी पूछा जाता है और उनके शासन का जो टाइम पीरियड था ये भी पूछा जाता है। तो सब याद रखना पड़ता है यहाँ पे। तो ये काफ़ी टफ टास्क हो जाता है, बट जब एक दो बार आप पढ़ते हैं तो ईजिली याद हो जाता है। ये कोई टफ टास्क नहीं है। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सब ईजिली याद हो जाएगा। तो इतने शासक हुए थे। अब हम क्या करेंगे कि एक एक शासक को उठाएंगे और उनके जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार, उन सबको पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप छोड़ नहीं सकते उन सब चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं कलिंग राज से और देखते हैं कलिंग राज के बारे में। तो कलिंग राज क्या था, कलचुरी राजवंश का पहला शासक था। सबसे पहले देखते हैं कलिंग राज के बारे में। और कलिंग राज का जो शासन का टाइम था, शासन का जो समय था, वो था 1000 ईस्वी में वो अपनी सत्ता स्थापित करता है और 1020 ईस्वी तक वो शासन करता है। और याद रखें कि कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है, क्योंकि कलिंग राज फिर से त्रिपुरी से आता है और हराता है सोमवंशी शासकों को और छत्तीसगढ़ में कलचुरी की वास्तविक नींव रख देता है। और याद रखें आपकी कलचुरी जो राजवंश का प्रथम शासक था कलिंग राज, उसने अपना जो राजधानी था वो तुम्माड़ को बनाया था। तुम्माड़ आज का चैतुरगढ़ है। तो इस क्षेत्र को उसने अपना राजधानी बनाया तुम्माड़ को। तो पूछा जाए एग्जाम में कि कलिंग राज की राजधानी क्या थी, तो आप याद रखेंगे तुम्माड़।
साथ ही साथ कलिंग राज ने तोमाण में ही एक महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि मुख्यतः दुर्गा माता का मंदिर था। महिषासुर मर्दिनी मंदिर, इसका निर्माण तोमाण में कराया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें, कलिंग राज का उल्लेख अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी के बारे में आप पढ़ेंगे, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। तो अल बरूनी को माना जाता है कि इतिहास का पहला जो ज्ञाता था ना, वो कौन था? अल बरूनी था, जो कि कहाँ से आया था? ये आया था अरब देशों से। तो इसने अपनी जो रचना की है तहकीक हिंद, उसमें इनका उल्लेख किया है कलिंग राज के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी फैक्ट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल बरूनी ने किस कलचुरी वंश के शासक का उल्लेख अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में किया है। तो आपका आंसर क्या होगा? कलिंग राज। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कलिंग राज की राजधानी क्या थी, कलिंग राज ने कहाँ पर महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। तो आप याद रखेंगे तोमाण। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कलिंग राज के बारे में, जो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे शासक हुए इस राजवंश के, वो थे कमल राज, जो कि 1020 से लेके 1045 ईस्वी तक शासन किए। इनके बारे में उतना जानकारी नहीं है, बट आप याद रखें कि एक फैक्ट आप जरूर याद रखें, कमल राज ने त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किया था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे त्रिपुरी, क्योंकि कलचुरी का वास्तविक शासन क्षेत्र तो त्रिपुरी था ना, वो तो वहीं से आए थे छत्तीसगढ़ में। तो त्रिपुरी के एक राजा थे गंगदेव। अब ये गंगदेव चलते हैं उड़ीसा को जीतने के लिए, उड़ीसा के किसी भी राजा को पराजित करने के लिए जब निकले होंगे, तो उनकी सहायता के लिए कमल राज ने अपनी जो सेना थी उसको भेजा था। तो इन्होंने क्या किया था, कमल राज ने त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किया था। ये चीज़ आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कलचुरी वंश के शासक ने त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किया। तो आपका आंसर क्या होगा? कमल राज। तो ये दोनों फैक्ट दोनों राजाओं के बारे में जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे जो शासक है उनके बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुए इस राजवंश के, वो थे रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम का जो शासन का समय था वो 1045 ईस्वी से लेके 1065 ईस्वी के आसपास था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट जरूर याद रखिए। लगभग 11वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप याद रखें कि 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना करवाई। अभी हमने क्या देखा कि जितने भी शासक हुए, दो कलिंग राज और कमल राज, उनका शासन क्षेत्र क्या था? तुमाड़। तो तुमाड़ कहने का मतलब चैतुरगढ़, कोरबा वाला एरिया। लेकिन रत्नदेव प्रथम ने क्या किया कि जैसे ये शासक बनते 1045 में, तो ये पहला काम करते हैं कि एक नगर बसाते हैं। उस नगर का नाम था रतनपुर, जो कि आज के डेट में भी इसका नाम रतनपुर है। और ये क्या करता है, रत्नदेव प्रथम अपनी राजधानी बना लेता है रतनपुर को, नगर बसाता है, फिर उसको अपना राजधानी बनाता है। तो शुरुआत में तो रत्नदेव प्रथम का भी राजधानी तुमाण ही था, जब तक कि रतनपुर की स्थापना नहीं हो जाती है। लेकिन जैसे ही रतनपुर की स्थापना पूर्ण हो जाती है, तो उन्होंने अपना राजधानी रतनपुर में शिफ्ट कर लिया। तो ये चीज़ आप याद रखें कि कलचुरी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई। तो आपका आंसर क्या होगा? रत्नदेव प्रथम। एंड उसके साथ ही साथ 11वीं सदी में रतनपुर का प्रसिद्ध महामाया मंदिर है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है आज के डेट में छत्तीसगढ़ का। रतनपुर का महामाया मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो रत्नदेव प्रथम ने ही करवाया था। साथ ही साथ रत्नदेव प्रथम ने लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिए। साथ ही साथ रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। रत्नदेव प्रथम ने क्या किया कि रतनपुर के एरिया में, आसपास के एरिया में बहुत सारे तालाब का निर्माण करवाया, और उस टाइम में रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में जाना जाता था। साथ ही साथ रतनदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी रतनपुर अच्छा ग्रो कर रहा था। वहाँ पे हर चीज़, जो वहाँ की कला संस्कृति, सब का विकास ये कर रहे थे रत्नदेव प्रथम, और इसलिए इसे कुबेरपुर की संख्या दी जाती थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है रत्नदेव प्रथम के बारे में इतना, आप जरूर याद रखें, एग्जाम में कई बार ये फैक्ट पूछे गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद अगले जो शासक हुए वो थे पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का जो शासन काल का समय था वो 1065 से लेकर 1095 ईस्वी के आसपास था। और इनके बारे में आप याद रखेंगे कि इन्होंने उपाधि धारण की थी सकल कोसलाधिपति की। यदि आपसे पूछ ले कि कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीदेव प्रथम। और एक
ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है अमोदा से। तो अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार पृथ्वीदेव को 21,000 गाँव का स्वामी माना गया है। उस टाइम में जो पृथ्वीदेव थे वो 21,000 गाँव के स्वामी थे, ऐसा किससे पता चला है? अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र से। और इनके इम्पोर्टेंट कार्य क्या थे कि इन्होंने चित्तौड़गढ़, जिसे लाफागढ़ भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ में एक किला बनवाया जिसे चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में कि चित्तौड़गढ़ या फिर लाफागढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर क्या होगा? पृथ्वीदेव प्रथम। रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया। देखिए, रत्नदेव प्रथम ने तो बहुत सारे तालाब बनवाए थे, लेकिन रतनपुर में सबसे जो बड़ा तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने। तो इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि रत्नपुर में विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा पृथ्वीदेव प्रथम, ना कि रत्नदेव प्रथम। साथ ही साथ तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जितने भी फैक्ट आपको लिखे हैं सब एज इट इज़ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। तो एक भी फैक्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकें, सभी इंपॉर्टेंट है। सभी को अच्छे से पढ़ें, अपना नोट्स बनाते रहें, और यदि आपको हमारा नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट शासक के बारे में देखते हैं जो हुए इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक इस राजवंश का, और सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ वो था जाजल देव प्रथम। और इसका जो शासन काल का समय था वो था 1095 से लेके 1120 ईस्वी के आसपास। मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है। इनके बारे में आप याद रखें कि इनकी उपाधि थी गज शार्दुल की। गज शार्दुल का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ये अपने आप को हाथियों का शिकारी कहता था। तो जाजलदेव प्रथम की उपाधि क्या थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप याद रखें गज शार्दुल। और कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था जाजलदेव प्रथम। इसके साथ साथ इन्होंने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट और कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जाजलदेव प्रथम से पहले जितने भी कलचुरी की राजवंश के शासक थे वो क्या मानते थे कि हमारा जो सत्ता है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? त्रिपुरी के कलचुरी से। तो उनके अधीन रह के उनके बातों पे बात मानकर शासन करते थे। वो जो कहते थे उसके हिसाब से शासन करते थे त्रिपुरी छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के शासक। लेकिन जाजलदेव प्रथम शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, और ये कलचुरी के जितने भी शासक थे उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक माना और अपने हिसाब से फिर कार्य करना स्टार्ट करता है। इसके साथ साथ आप याद रखें कि कलचुरी वंश के पहले शासक जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलवाए थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना कि जाजलदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में सोने का सिक्का चलवाया था, और ये कलचुरी वंश का पहला राजा था जिसने सोने का सिक्का छत्तीसगढ़ में चलवाया हो। इन्होंने अपने सिक्के में श्रीमद जाजलदेव और गजशार्दुल का अंकन करवाया था। तो सिक्का की एक तरफ श्रीमद जाजलदेव और दूसरे तरफ गजशार्दुल इसने अपने सिक्के में लिखवाया था। तो ये बात को याद रखें, पूछा जाता है एग्जाम में ये फैक्ट। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जब हमने पढ़ा था बाण वंश तो हम क्या पढ़े थे कि बाण वंश के राजा थे विक्रमादित्य। उन्होंने क्या किया था कि पाली में एक शिव मंदिर बनवाया था। तो शिव मंदिर पुराना हो गया था, टूट फूट गया था, तो उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जाजलदेव प्रथम ने। पूछा गया कई बार यार एग्जाम में कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने, जीर्णोद्धार किसने करवाया है? तो आप याद रखेंगे जाजलदेव प्रथम। और निर्माण किसने कराया था? तो बाण वंश के राजा थे विक्रमादित्य, उसने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद याद रखें कि छिद्दक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव को पराजित कर बंदी बना लिया था। अब छिद्दक नागवंश कलचुरी वंश के समकालीन थे, तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो जाजलदेव प्रथम क्या थे कि एकदम शक्तिशाली राजा थे। वो गए सोमेश्वर देव को सीधा हराया और पराजित करके बंदी बना के अपने पास रख लिया, बट उसको छोड़ देते हैं बाद में, मारा नहीं था। इसके साथ साथ जाजलपुर नगर बसाया जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानते हैं। आज का जो जांजगीर शहर है ना वो किसके द्वारा बसाया गया था? जाजलदेव प्रथम के द्वारा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जांजगीर नगर की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा जाजलदेव प्रथम। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं जाजलदेव प्रथम के बारे में, और सभी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखें इन सब फैक्ट को। इसके बाद नेक्स्ट शासक के बारे में देखते हैं। इसके बाद अगले जो शासक हुए वो थे रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के बारे में हम याद रखेंगे कि उड़ीसा के गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने आक्रमण किया, परंतु रत्नदेव द्वितीय से वह पराजित हो गया। अब इनके टाइम में क्या होता है, इनका ये टाइम पीरियड भी आप जरूर याद रखें
रत्नदेव द्वितीय के टाइम में क्या हुआ कि उड़ीसा के राजा थे अनंत वर्मन चोडगंग, जो कि गंग वंश के राजा थे। वो आक्रमण करते हैं कलचुरी वंश के ऊपर, मतलब रत्नदेव द्वितीय के ऊपर आक्रमण करते हैं। और क्योंकि रत्नदेव द्वितीय भी शक्तिशाली शासक था, तो वो हरा देते हैं इस ओडिशा के गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग को, और वो अनंत वर्मन चोडगंग इस तरह से पराजित हो गया। तो ये फैक्ट याद रखें, एग्जाम में पूछा गया है कि अनंत वर्मन चोडगंग या फिर गंग वंश के राजा ने किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया था। तो आपका आंसर होगा रत्नदेव द्वितीय। इसके साथ साथ आप याद रखें कि रत्नदेव द्वितीय के समय ही त्रिपुरी के नरेश गया कर्ण ने भी आक्रमण किया, परंतु अब असफल रहा। अब देखो क्या हुआ, कलचुरियों की जो उत्पत्ति है कहीं ना कहीं त्रिपुरी से हुआ। अब लेकिन त्रिपुरी और छत्तीसगढ़ की जो रतनपुर की कलचुरी में लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि जाजलदेव प्रथम ने तो उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया था कि हम नहीं मानते कि हम तुम्हारे अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा टाइप का। अब इन लोग का आपसी दुश्मनी स्टार्ट हो जाता है। तो अब उस टाइम क्या हुआ कि त्रिपुरी का ही, मतलब इसके ही जो वंश के जो शासक थे कहीं ना कहीं वो थे गया कर्ण। गया कर्ण आक्रमण कर देता है, लेकिन वो भी असफल हो जाता है, उसको भी हरा देता है रत्नदेव द्वितीय। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। त्रिपुरी के राजा गया कर्ण कब आक्रमण करता है, तो रत्नदेव द्वितीय के समय में। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। तो 2 आक्रमण हुआ था रत्नदेव द्वितीय के टाइम में, लेकिन दोनों आक्रमण असफल रहा। इसके बाद अब देखते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में, जो कि ये 7वें शासक थे। पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी वंश के, इनका शासन का समय ये था 1135 से लेकर 1165 ईस्वी के आसपास। इसके बारे में आप याद रखें कि पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने सेनापति जगतपाल देव को भेजकर राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने अभी हमने क्या देखा, जाजल देव प्रथम ने क्या करवाया था, पाली के जो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में अब याद रखेंगे कि इन्होंने अपने सेनापति जगतपाल, अब खुद तो नहीं जाएंगे भाई, है ना, अपने सेनापति को भेजेंगे, तो जगतपाल को भेज करके राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मतलब जो टूट फूट गया था राजीव लोचन मंदिर, उसका जीर्णोद्धार कराया। अब यहाँ आपके लिए एक प्रश्न है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के जो प्राचीन राजवंश में पढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ के किस शासक ने, किस प्राचीन वंश के किस शासक ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपने हमारे ये सीरीज़ है छत्तीसगढ़ के जीएस वालों को देखा है तो आपको ज़रूर पता होगा, ये हम बढ़ा चुके हैं। इसके साथ साथ आप याद रखें कि कलचुरी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय के समय हुआ था। पृथ्वीदेव जो द्वितीय था वो कहाँ, उड़ीसा तक, उड़ीसा के कुछ राज्यों को भी जीतकर छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया था। तो इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके टाइम में छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था, किसके टाइम में, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के टाइम में। इन्होंने रतनपुर की गज किला, रतनपुर में किला है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसे गज किला या फिर रतनपुर का किला कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। साथ ही साथ इन्होंने अपने सामंत वल्लभ राज के द्वारा खारंगा झील का निर्माण कराया था। खारंगा झील कहने का मतलब क्या है, खूटा घाट वाला जो क्षेत्र है आज के रतनपुर के आसपास, वो था खारंगा झील। तो उसका भी निर्माण किसने कराया, पृथ्वीदेव द्वितीय ने, और किसके द्वारा, अपने सामंत वल्लभ राज के द्वारा। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में कि कलचुरी वंश में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि किस कलचुरी वंश के शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो यहाँ पे पृथ्वीदेव द्वितीय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले शासक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट शासक में जाजल देव द्वितीय। जाजल देव द्वितीय के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि इनके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, परंतु असफल हुए। अब देखो, जाजल देव प्रथम के टाइम से जो लड़ाई छिड़ा था त्रिपुरी के शासक और रतनपुर के कलचुरी शासक के मध्य में, वो उसका परिणाम आगे देखने को मिला। अब यहाँ पे युद्ध होने लगे। अब जाजल देव द्वितीय के समय भी त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं, है ना। इस तरह से आगे हम देखते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में सेवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कल्हड़ देव के द्वारा कराया गया। कल्हड़ देव इनके सामंत थे, इनके द्वारा जाजल देव द्वितीय ने आज के डेट में जो सेवरी नारायण में एक चंद्रचूड़ मंदिर है उसका निर्माण कराया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेवरी नारायण के चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो आपका आंसर क्या होगा, जाजल देव द्वितीय। और अपने सामंत कल्हड़ देव के को भेजकर उन्होंने निर्माण कराया था। इसके बाद जो 9वें शासक हुए जगत देव,
उनका टाइम पीरियड याद रखें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इनका नाम और ये जो इसका शासनकाल है ये याद रखें। नेक्स्ट शासक में वो थे रत्नदेव, जो कि 10वें शासक थे कलचुरी राजवंश के, और इनका जो शासन का समय था वो था 1178 से लेके 1198 ईस्वी के आसपास। इनके बारे में आप याद रखेंगे कि रत्नदेव तृतीय ने अपने सेनापति गंगाधर राव के द्वारा खरौद के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रत्नदेव तृतीय ने अपने सेनापति गंगाधर राव, सेनापति का नाम था गंगाधर राव, को भेजा और खरौद का जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराया। आपको पता होगा कि खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है, यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से देख रहे हैं। इसका आंसर क्या है, किसने बनवाया था खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर? आपको इसका भी आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आपको मैंने 2 क्वेश्चन पूछा इस वीडियो के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया है, और दूसरा प्रश्न है कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। जीर्णोद्धार तो आप देख रहे हैं कि रत्नदेव तृतीय करा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी पहले बन चुका था, प्राचीन राजवंशों ने करवाया था इसका निर्माण, तो अभी तक टूट फूट गया था, तो उसका जीर्णोद्धार करवाते हैं रत्नदेव तृतीय। तो 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है पाली के शिव मंदिर का, सॉरी, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया। ये तो 2 प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप आंसर जरूर करें, यदि आप इस सीरीज से वीडियो देख रहे हैं तो में भी आपको पता भी होगा यदि आप देख रहे हैं तो। इसके बाद याद रखें रत्नदेव तृतीय के बारे में कि इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी, जिसको एक वीरा देवी कहते हैं, उसका मंदिर निर्माण कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और ऐसा माना जाता है कि इसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा था। जो रत्नदेव तृतीय था उसके शासनकाल में क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ गया था, ऐसा माना जाता है। तो ये जो 3 फैक्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में ज़रूर याद रखें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट शासक जो कौन हुए इस वंश में। इसके बाद अगले जो शासक हुए वो थे प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इनका जो शासन का जो टाइम पीरियड था वो था 1198 से लेकर 1222 ईस्वी के आसपास। इसके बाद आप जरूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक है उसको याद रखें कि अंधकार युग। अंधकार युग क्या था कि प्रताप मल्ल के शासन के बाद लगभग 200 वर्ष तक कौन राजा हुए या किसने शासन किया, इसके बारे में कुछ जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो इसलिए जानकारी के अभाव के कारण ये जो टाइम था उसको अंधकार का युग कहा जाता है, और अंधकार का युग स्टार्ट होता है प्रताप मल्ल के बाद। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रताप मल्ल के बाद जो जो शासक हुए हैं कलचुरी वंश में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और कितने वर्षों तक जानकारी प्राप्त नहीं है, लगभग 200 वर्षों तक कौन शासन किया, किस तरह से शासन चला, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। नेक्स्ट जो शासक जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई वो है बहारेंद्र शाह। और बहारेंद्र शाह 1480 से लेके 1544 ईस्वी तक शासन की है। देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1222 से बाद सीधा 1480 पढ़ रहे हैं, तो लगभग 200 साल का डिफरेंस है, जिसे हम अंधकार काल करें, जानकारी नहीं है इसलिए। बहारेंद्र शाह के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसने अपनी राजधानी कोसगई को बनवाया। कोसगई कहने का मतलब कोरबा, आज का जो कोरबा है ना उसे उस टाइम में कोसगई कहा जाता था। और बहारेंद्र शाह ने कोरबा को या फिर कोसगई को अपना राजधानी बनाया, और इन्होंने छुरी कोसगई में कोषागार की स्थापना करवाया था। इन्हीं के समय में सोनाखान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित की गई थी। तो ये जो 3 फैक्ट दिख रहे हैं ना बहारेंद्र शाह के टाइम लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी राजधानी क्या थी, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि सोनाखान में जो जमींदारी स्टार्ट हुई थी, जो आगे चल के अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करती है, जिसमें राम राय, वीर नारायण सिंह ऐसे जमींदार निकलते हैं। तो सबसे पहले जो सोनाखान में जमींदारी नहीं था, लेकिन जमींदारी किसने स्टार्ट कराई, तो वो थे बहारेंद्र शाह ने। ऐसा माना जाता है कि बहारेंद्र शाह के द्वारा ही सोनाखान में जमींदारी स्थापित की गई थी। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस शासक ने सोनाखान में जमींदारी स्थापित करवाई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, बहारेंद्र शाह, जो कि था कलचुरी राजवंश का शासक। इसके बाद नेक्स्ट शासक के बारे में देखते हैं। अगले शासक हुए कल्याण साय। कल्याण साय के बारे में आप याद रखेंगे कि इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1544 से लेके 1581 ईस्वी के आसपास। और ये मुगल साम्राज्य के समकालीन शासन कर, जिस समय भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था उस समय ही ये शासन कर रहा था रतनपुर वाले क्षेत्र में। तो इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे कि इन्होंने राजस्व की
जमाबंदी एवं गढ़ प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलचुरी वंश के किस शासक ने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। तो आपका आंसर क्या होगा? कल्याण साय। इसके बाद आप याद रखेंगे कल्याण साय 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के अधीन नजरबंद थे। इसको मुगल सम्राट या तो जहांगीर ने या फिर अकबर ने क्या किया था? उठवा लिया था और अपने दरबार में नज़रबंद करवा दिया था। कहने का मतलब जेल में इसको डाल दिया था अपने दरबार में बुला के। लेकिन अलग अलग जो इतिहासकार छत्तीसगढ़ के हुए उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि देख सकते हैं गोपल्ला गीत जो कि इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया था। वहीं बाबू रेवाराम कहते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया था। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी एक फैक्ट है, लेकिन ज़रूर याद रखें एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है गोपल्ला गीत के अनुसार किस मुगल सम्राट ने कल्याण साय को 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया था? तब आपका आंसर क्या होगा? जहांगीर। वही बाबू रेवाराम के अनुसार पूछे तो सम्राट अकबर ने। और ये अकबर, जहांगीर ये सब क्या थे? मुगल वंश के साम्राज्य थे। तो ये फैक्ट है कल्याण साय के बारे में, अब जरूर याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट शासक हुए वो थे लक्ष्मण शाय। लक्ष्मण शाय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ये क्रम याद रखें कि 14वें शासक थे। उसके बाद 15वें जो शासक हुए वो थे तखत सिंह। तखत सिंह के बारे में क्या याद रखना है कि इन्होंने तखतपुर नगर की स्थापना कराई थी, और कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट शासक देखते हैं। अब इधर के जो लास्ट में शासक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस समय जो शासक हुए 16वें शासक वो थे राजसिंह। और राजसिंह का जो शासन का समय था वो 1689 से लेके 1712 ईस्वी के आसपास के समय में था। इनके बारे में क्या याद रखना है कि इनके बारे में आप याद रखेंगे कि इन्होंने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि रतनपुर के बादल महल का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर क्या होगा? राजसिंह। राजसिंह के जो दरबारी कवि थे वो थे गोपाल मिश्र। कवि गोपाल मिश्र इनके दरबारी कवि थे। और गोपाल मिश्र की एक रचना है जिसका नाम है खूब तमाशा। खूब तमाशा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोपाल मिश्र की खूब तमाशा किसकी रचना है? तो याद रखें गोपाल मिश्र की। और इस खूब तमाशा में गोपाल मिश्र ने औरंगजेब की आलोचना की है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो राजसिंह थे वो मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे, तभी तो इनका आलोचना इनके राजकवि करते हैं। तो ये चीज़ अब याद रखें। राजसिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को घोषित किया था। अब देखो यहाँ से कलचुरियों का जो पतन कहाँ से स्टार्ट होता है आपको यहीं से समझ में आएगा। राज सिंह ने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को घोषित किया था। तो इतना फैक्ट आप पहले याद रखें राज सिंह के बारे में। अब ये जो लास्ट फैक्ट देख रहे हैं कि मोहन सिंह को राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जिस समय राज सिंह की मृत्यु होती है ना उस समय मोहन सिंह अवेलेबल नहीं था। ये गया था बेचारा शिकार के लिए, और ये तो था नहीं। तो उस टाइम में क्या हुआ कि सरदार सिंह जो था राज सिंह का चाचा था, ये बन जाता है, अपने आप को शासक बना लेता है, क्योंकि मोहन सिंह तो था नहीं। लेकिन राज सिंह ने उत्तराधिकारी किसको बनाया था? मोहन सिंह को। अब सरदार बन गया, शासक बन गया सरदार सिंह कलचुरी वंश का। अब सरदार बनने के बाद मोहन सिंह सॉरी जब शासक बन गया सरदार सिंह, अब मोहन सिंह आता है शिकार जो गैर शिकार के लिए गया था वहाँ से आता, अब देखता है शासक तो कोई और बन गया और मेरा तो फिर अधिकारी छीन गया। अब मोहन सिंह को गुस्सा आता है कि शासक तो मैं बनने वाला था, लेकिन शासक सरदार सिंह बन जाता है। अब यहाँ पे धोखा वाली बात हो जाती है। अब मोहन सिंह कसम खा लेता है कि सरदार सिंह को मैं ख़त्म करूँगा, साथ ही साथ कलचुरी वंश को ही ख़त्म कर दूंगा, जब तक मैं शासक नहीं बन जाता तब तक। अब मोहन सिंह का दिमाग खराब यहाँ से हो जाता है। अब जो शासक बनते हैं वो थे सरदार सिंह हैं, जिनका शासन का समय 1712 से 1732 ईस्वी के आसपास था। उस टाइम में क्या मोहन सिंह कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका दिमाग खराब होते रहता है, और बाद में इसका असर ये दिखाता है। अब सरदार सिंह शासन कर लेता है, उसके बाद सरदार सिंह अपना बेटा रघुनाथ सिंह को शासक बना देता है। अब रघुनाथ सिंह जैसे ही शासक बनता है तो मोहन सिंह अब समझ जाता है कि अब मुझे तो शासक बनने नहीं दिया जाएगा। तो अब ये क्या करता है, मोहन सिंह षड्यंत्र रचता है और बुलाता है मराठाओं को निमंत्रण देता है कि आप आओ और कलचुरी पे आक्रमण करो। और इसी का परिणाम होता है कि रघुनाथ सिंह जो शासक बने 18वें शासक 1732 से लेकर 1745 तक इनका टाइम पीरियड है। तो इनके टाइम में आक्रमण हो जाता है, मराठा सेनापति भास्कर पंत का छत्तीसगढ़ पे आक्रमण कर देते हैं। और क्या होता है कि आक्रमण होता है तो रघुनाथ सिंह
तो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे उस टाइम में, और कलचुरियों की आपसी कलह की वजह से या फिर इनकी जो सैन्य शक्ति थी वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो रघुनाथ सिंह युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था। उसी टाइम में इसका बेटा का भी डेथ हुआ रहता था। तो बेटा बेचारा क्या होता है, दुःख में और उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है, दुखी में और दुखी हो जाता है, और ये क्या करता है कि युद्ध नहीं लड़ता और आत्मसमर्पण कर देता है। क्योंकि ये जानता था युद्ध लड़ूंगा तो हारूंगा, उससे पहले मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ। तो रघुनाथ सिंह भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। और रघुनाथ सिंह को मारा तो नहीं जाता है, बट अब याद रखेंगे रघुनाथ सिंह इस तरह से अंतिम कलचुरी वंश के शासक थे। इसके बाद जो शासक हुए थे उनके बारे में हम समझेंगे आगे। तो इस तरह से रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इस तरह 1741 के बाद कलचुरी सत्ता मराठों के अधीन चली गई और यहाँ पर मराठा शासक द्वारा अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1740 में भास्कर पंत जो था मराठा सेनापति था, और इसको किसने बुलाया था युद्ध करने के लिए, आमंत्रण किसने भेजा था, तो मोहन सिंह। मोहन सिंह बता देता है कि कलचुरी अभी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जो राजा और रघुनाथ सिंह युद्ध लड़ नहीं पाएगा, आक्रमण करो आप जीत जाओगे, तो ये क्षेत्र आपका हो जाएगा। और ये जानते ही क्या करता है कि भास्कर पंत आक्रमण कर देता है, और वैसा ही होता है कि रघुनाथ सिंह आत्मसमर्पण कर देता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो रतनपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर कब्जा हो जाता है मराठाओं का, क्योंकि राजा आत्मसमर्पण कर दिया और जीत गया भास्कर, मराठा सेनापति भास्कर। तो जितना भी एरिया था रतनपुर का वो किसके अधीन चला गया, मराठों के अधीन चला गया। अब क्या हुआ कि मराठा उस टाइम में यहाँ पर शासन तो करते नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष शासन उन्होंने नहीं किया, बल्कि ये जो मोहन सिंह था, मोहन सिंह को ही शासन बना दिया। देखो अब मोहन सिंह अब अल्टीमेटली राजा बन ही गया। अब क्या हुआ था कि इन्होंने इस तरह से 1741 में कलचुरी सत्ता मराठों के अधीन चली गई और मराठा द्वारा अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया। तो मराठाओं ने क्या बोला कि मोहन सिंह तू जब तक जिंदा है तब तक यहाँ शासन करते रहो, जिस दिन तू मरेगा उस दिन हम यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद मोहन सिंह जो कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक था, इस बात को आप याद रखें। इसका जो शासन के समय था 1745 से लेके 1757 ईस्वी तक ही था। कलचुरियों की समाप्ति का षड्यंत्र मोहन सिंह ने ही रचा था और मराठों को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। इस बात को मैंने अभी बताया है। तो अब याद रखें मोहन सिंह की वजह से ही कलचुरी का खात्मा हो जाता है और ये राजा भी बन जाता है कलचुरी वंश का। लेकिन ये कलचुरी वंश का राजा था लेकिन मराठों के अधीन था। ये कलचुरी वंश का ही था लेकिन मराठों के अधीन शासन करता था। तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा रघुनाथ सिंह, क्योंकि रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश का अंतिम शासक था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? मोहन सिंह। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखें। इसके साथ साथ आप याद रखें, तो इस तरह से हमने अभी क्या समझा कि रतनपुर में जितने भी कलचुरी शासक हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण कार्य देखा, और कैसे रतनपुर पे मराठों का आक्रमण हुआ और रतनपुर के जो शासक थे उस टाइम में रघुनाथ सिंह वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और रतनपुर वाला जो क्षेत्र मराठों का हो जाता है, मराठों के अधीन चला जाता है। तो इस तरह रतनपुर में कलचुरियों का जो शासन का जो हिस्ट्री था वो ख़त्म होता है। अब यहाँ पे मराठों का शासन स्थापित हो जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखें, जिस समय हमने अंधकार युग पढ़ा ना जिसे प्रताप मल्ल के बाद, तो वो 14वीं शताब्दी के आसपास का समय था। उस समय वीर सिंह देव का शासन काल था ऐसा माना जाता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया और कलचुरियों की नवीन शाखा जिसे लहुरी शाखा का उदय रायपुर में हुआ था, जिसे प्रथम शासक केशवदेव थे। इस ये क्या है, तो 14वीं शताब्दी के आसपास में क्या हुआ था कि रतनपुर के कलचुरी शासक थे ना, वो दो भागों में बढ़ गए थे और कुछ शासक रतनपुर के साथ साथ रायपुर में भी शासन करते थे। तो रायपुर में जो शासन करते थे वो लहुरी शाखा की शासक कहलाए, कलचुरी वंश की लहुरी शाखा। और रायपुर में जो शासक शासन करते थे कलचुरी वंश के, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रतनपुर का तो खत्म हो गया, रतनपुर को मराठों ने जीत लिया और वहाँ पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरी वंश के शासक के बारे में, और उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सबको देखेंगे। मैं भी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का नोट्स जरूर बनाएं। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपको यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह के यूज़फुल वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।